wrote 3 books, बृहदारण्यक उपनिषद और याज्ञवल्क्य स्मृति एंड शतपथ ब्राह्मण। मतलब राजा जनक जो मिथिला के राजा थे, जनक थे ना वहाँ के, विदेह के राजा थे। कभी कभी ऑप्शन में विदेह आएगा, तो मिथिला या विदेह एक ही हुआ, ठीक। तो विदेह के राजा या मिथिला के राजा जनक के दरबार के मुख्य परामर्शकर्ता कौन थे? मतलब राजा जनक उन्हीं से सलाह लेकर कोई कार्य करते थे, तो वो याज्ञवल्क्य थे। और हम आपको उपनिषद की चर्चा जब किए थे तो बताया थे हम कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। ये कॉमन क्वेश्चन। हाँ, 108। उसमें बहुत सारा उपनिषद है, मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मतलब बहुत सारा है। 108 उपनिषद है। उस 108 उपनिषद में उस 108 उपनिषद में हेलो उस 108 उपनिषद में जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ये याज्ञवल्क्य का लिखा हुआ है। और सिर्फ याज्ञवल्क्य के लिखने से इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसमें हिस्ट्री के लिए कई सवाल इससे पूछे जाते हैं। जैसे पुनर्जन्म की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, आत्मा की चर्चा किस में की गई है। बहुत सारा उपनिषद, 108 का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। यज्ञ को टूटी हुई नौका के सदृश किस उपनिषद में बताया गया है। ये नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ओवरऑल आपको जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुंडको उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के सदृश बताया गया है। फिर श्वेतर उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद है अलग अलग। पहले एक दिन आपको लिखवाए भी थे कि प्रथम 3 आश्रमों की चर्चा किस उपनिषद में है। आश्रम समझ रहे हैं? बोलिए बोलिए। अरे आश्रम नहीं होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास। पहले चारों का उल्लेख नहीं हुआ था, पहले 3 ही आश्रमों की चर्चा है और संन्यास की चर्चा नहीं हुई थी। तो छांदोग्य उपनिषद में, जाबालोपनिषद में प्रथम 3 आश्रमों की चर्चा हुई है और छांदोग्य उपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा हुई। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरऑल हिस्ट्री जीएस के लिए। ये हिस्ट्री ही नहीं, ऐसे भी जीएस क्वेश्चन। बृहदारण्यक उपनिषद की रचना याज्ञवल्क्य ने की थी और याज्ञवल्क्य ने स्मृति लिखी। स्मृति क्या होता है? हम ये स्मृति बारे में नहीं पूछ रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्मृति क्या होता है। स्मृति का मतलब नहीं पूछ रहे हैं। स्मृति मान लिया पूछा जाए कि लिटरेचर साहित्य में स्मृति क्या है भारत, हम वो नहीं पूछ रहे कि इसका मतलब क्या होता है। स्मृति मतलब तो याद करना होता है। स्मृति वैसा लिटरेचर है कि एक कंपाइलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी नियमों और विनियमनों का संग्रह जिस किताब में हो, पुस्तक में हो, उसको स्मृति साहित्य कहा जाता है। जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ठीक है। तो ये याज्ञवल्क्य ने भी स्मृति लिखा था जिसका नाम था याज्ञवल्क्य स्मृति। जो लिखता था ना उसी के नाम पर उस स्मृति का नाम हो जाता। इसमें सिर्फ यही सिर्फ नहीं रहता था, इसमें ये भी बताया जाता था कि स्त्री का क्या अधिकार हो, पिता की संपत्ति पे पुत्री को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि पुत्र का ज्यादा हिस्सा होगा, शूद्रों को कहाँ रहना चाहिए, बहुत सारा बात होता था। जो आज आप देख रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स, कानूनी किताबें, उस समझ लीजिए कि पहला जो भारत का कानूनी किताब है, लॉ और रेगुलेशंस के बारे में चर्चा की गई है, वह स्मृति साहित्य कहलाता है, जिसमें मनु स्मृति प्राचीनतम मानी जाती है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य ने इस याज्ञवल्क्य स्मृति की चर्चा की थी और एक और पुस्तक उन्होंने लिखा था शतपथ ब्राह्मण। ये बिहार के थे याज्ञवल्क्य और राजा जनक के दरबार के मुख्य परामर्शकर्ता थे, यानी चीफ एडवाइजर थे। शतपथ ब्राह्मण क्यों इंपॉर्टेंट है? और क्यों चर्चा, और ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो आपका सही आंसर। लेकिन ऐसे पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत में आर्यों के पूर्वी प्रसार
एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में आर्यों के प्रसार का पहला एविडेंस इसी लिटरेचर में है, शतपथ ब्राह्मण में, कि आर्य कैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर गए। ठीक है, इसी में एक कहानी दिया गया है कि विदेह माधव एक आदमी था, जिसने, उसका पुरोहित था गौतम राहुगण, वह जंगलों को जलाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन गंडक नदी के पास जब गया तो अग्नि आगे जाने से इनकार कर गई। ठीक है, और गंडक के पार आर्य नहीं जा सके, और आर्य जब जंगल जला देंगे तो आर्य पंजाब से आगे बढ़कर इन क्षेत्रों में जाकर बस गए। यानी आर्यों के पूर्वी भारत का विस्तार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है। क्यों? फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कृषि संबंधी गतिविधियों का पहला साक्ष्य किस लिटरेचर से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। और क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो क्या आंसर हो जाएगा? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और ये बस आप याद रखिए, जाके देखिए किताब में, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और अगला क्या है ये आप देखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार में, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में पहला नाम याज्ञवल्क्य का है, जो बिहार के थे, और ये जनक राजा के मुख्य परामर्शकर्ता थे, और इन्होंने 3 पुस्तक लिखी है, बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य स्मृति और शतपथ ब्राह्मण। एक और अगला पर्सनालिटी है गौतम ऋषि। ही वॉज एक्सपोनेंट ऑफ न्याय फिलोसफी, जो 6 फिलोसफीज है भारत में, इंडिया में, सांख्य, योग, उसमें से न्याय के प्रतिपादक थे गौतम ऋषि। ये भी बिहार के ही थे। गौतम बुद्ध के बारे में आप जान ही रहे, ही वॉज बोर्न इन 563 BC एंड फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इसीलिए एक ही लाइन मैंने इसमें लिखा है, ज्यादा। महावीर को भी जा रहे हैं, आप जान रहे हैं आप, ही वॉज बोर्न इन 599 BC एंड फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, अगला ये जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से भी, वो है आम्रपाली। शी वॉज ए फेमस डांसर एंड स्टेट डांसर ड्यूरिंग किंग चेतक। ठीक है, ये राजा चेतक की राज नर्तकी थी। ठीक है, मतलब नृत्य करने वाली थी। On arrival of Buddha at Vaishali, she adopted Buddhism and made herself follower of Buddha. जब बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ तो इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और भगवान बुद्ध की ये अनुयायी बन गई। इसका और एक क्या नाम है आम्रपाली का, बता सकते हैं आप? आम्रपाली का और क्या नाम है? एक दिन बताए थे क्लास में आपको। इसका एक और नाम है नगर वधु। नगर वधु कहा जाता है आम्रपाली। एक ट्रेन का नाम भी है। अगला ये नाम आतिश दीपंकर। ठीक है ना, आतिश दीपंकर, ही वॉज फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड वाइस चांसलर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ही स्प्रेडेड ब्रजयान कल्ट इन तिब्बत। ये बिहार के थे आतिश दीपंकर, और ये वाइस चांसलर, कुलपति, उप कुलपति थे, कहाँ के? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। और तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को इन्होंने ही फैलाया था, ये याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड किया था यहाँ से वज्रयान शाखा को तिब्बत में, आतिश दीपंकर गए। अगला ये अश्वघोष, वो भी बिहार के थे। ही वॉज फेमस स्कॉलर ऑफ पाटलिपुत्रा। ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ बुद्धिस्ट 4th बुद्धिस्ट समिट विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है ना, वो पहले इसके में सवाल पूछना है आपसे हमको। अश्वघोष जो था क्या किया था? अश्वघोष क्या किए थे? चौथे बौद्ध संगति जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, उसके क्या किए थे? चेयरमैन। और उपाध्यक्ष कौन था ये पूछना था। अशोक का तो नाम भी नहीं लिए हम। हाँ, वो मैंने लिखा है, आपका बात सही है, लेकिन महावीर को गलती से मैंने लिखा है, वो फाउंडर नहीं माना जाएगा। जैन धर्म का मतलब 24th तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है ना,
गलती से भी नहीं लिखा है, मैंने आपको इसे याद करने के लिए लिख दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। और इन्होंने एक 5वां ब्रह्मचर्य को ऐड किया, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 4 ही पार्श्वनाथ ने 4 ही नियम बताए थे जैनिज्म में। पहला था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ठीक है ना। 5वां जो है ब्रह्मचर्य महावीर ने ऐड किया। और पार्श्वनाथ जो बताए 4, वो उसको अणुव्रत कहा जाता था। 5वां जोड़े महाव्रत कहलाने लगा, ठीक है। तो अश्वघोष ने अध्यक्षता किया। कौन उपाध्यक्ष थे चौथे बौद्ध संगति के? वसुमित्र। अब आइए अजातशत्रु। ही वॉज द सेकेंड किंग ऑफ हर्यंग डायनेस्टी इन मगध एंड फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा। जब भी सवाल आएगा पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की, तो अजातशत्रु। उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र नहीं था, उसका नाम क्या था बताइए? नहीं, वो भी नहीं था। हाँ ठीक है, क्या लिखे हम बताइए दिया। पाटलीग्राम था, ठीक ना। और इसको क्या कहा जाता था? कुसुमपुर, ठीक है वो भी सही है, लेकिन पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था हिस्ट्री में? नहीं भाई, हम उस समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत की बात। पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था? 2-3 बार आपको क्लास में बताया। जल दुर्ग कहा जाता था। क्यों? ये हाँ, पुनपुन है, सोन है, गंगा जी है, ठीक है। तो कभी भी सवाल आएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा, तो कभी उदयन पर दिमाग में नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। आगे आते हैं, अभी दिमाग में भी मतलब कि उदयन है, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना, उस समय पाटलिपुत्र नाम नहीं था बल्कि पाटलीग्राम नाम था। तो स्थापना कौन किया है? अजातशत्रु ने। आर्यभट्ट है, हाँ। और अजातशत्रु एक और काम किया है, बज्जी संघ का विनाश किया है, ठीक ना। बज्जी संघ कहाँ है? हाजीपुर वैशाली। अब आइए आर्यभट्ट, ये भी बिहार के ही थे। ही वॉज इमिनेंट स्कॉलर एंड मैथमेटिशियन ऑफ पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र पटना के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ और विद्वान थे। ही वॉज बोर्न एट कुसुमपुर पटना इन 473 AD. He wrote सूर्य सिद्धांत। He was the first astronomer who told that Earth rotates sun on its axis. ये पहले विश्व के आदमी हैं जिन्होंने बताया है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी अपनी धुरी पर करती है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा सूर्य सिद्धांत। और ये कुसुमपुर पटना के थे, जिनका जन्म याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 473 AD। जब हम लिखे हैं समझिए कि इंपॉर्टेंट है वो। सूर्य सिद्धांत तो आप लिखा हुआ है इसमें जान ही गए, लेकिन दूसरा कौन सा किताब लिखे थे ये? इन्हीं के नाम से संबंधित है वो, आर्यभट्टियम। अगला बिहार का आदमी था जो कि हर्यंग वंश का 3rd किंग था। ही वॉज द किंग ऑफ मगध इन हर्यंग डायनेस्टी। ही मेड पाटलिपुत्रा एज ए कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। वह हर्यंग वंश का जो अगला शासक था और उसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। समझ में आया अंतर ना? पाटलिपुत्र की स्थापना किया अजातशत्रु। उसको जल दुर्ग कहा गया है, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था ये पटना। और अजातशत्रु के बाद उदयन ने इसको राजधानी बनाया है, ठीक है। शहर था, छावनी था, सुरक्षा के लिए बनाया गया। और ये बनाया था क्यों? क्योंकि राजगीर से यहाँ आया, तब जाके वैशाली में हमला किया। वहां से वहां कैसे जाता? कभी भी दिमाग मत लाइए, 50% लोग यही गलत करते हैं। दोनों ऑप्शन रहता है, उदयन और अजातशत्रु रहता है ना। अगला ये शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी। He was born at Maner in 1263
He was associated with Firdausi Silsila. He was the excellent representative of Sufi movement in Bihar. उनका जन्म 1263 ईस्वी में मनेर में हुआ था और ये फिरदौसी सिलसिला से संबंधित थे और बिहार में सूफी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ये क्वेश्चन हुआ बिहार में सूफी आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था, तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। ये किस सिलसिला से संबंधित थे? कौन है फिरदौसी? कहाँ पे है इनका, ये भी याद रखिएगा, मनेर में है, ठीक है ना। अब आइए जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। He was born at Sitab Diara in Chhapra district and he established Congress Socialist Party with Narendra Dev, Meenu Masari and Ashok Mehta। मतलब वो सिताब दियारा में जन्म हुआ था और इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब? वेरी गुड। कौन कौन थे इनके साथ? ये तो लिखा ही हुआ है 3 ठो, एक और बताना है। जैसे 3 लिख दिए ना हम, आचार्य नरेंद्र, मीनू मसानी, अशोक मेहता और एक और नाम हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, अच्युत पटवर्धन। तो याद रखिएगा कभी ये नहीं कि हम 3 लिखे तो 3 ही, बस एक आदमी और इसमें ऐड कर लीजिएगा, अच्युत पटवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और शायद मीनू मसानी के पति का नाम था लेकिन वो थे नहीं। मीनू मसानी के पति का नाम याद नहीं आ रहा है हमको, वो भी एक मतलब अच्छे लीडर थे। अब देखिए खुदीराम बोस, ही वाज ए रिवॉल्यूशनरी एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति। ही वाज एक्यूज्ड फॉर मुजफ्फरपुर बम एक्सप्लोजन इन 1908। ये जो था खुदीराम बोस जो थे वो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था और खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी थे। तो ये बताइए आपकी अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में कब हुई थी? अनुशीलन समिति 2-4 बार बताए हैं और लिखवाए भी। 1913 में पटना में। प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी मुजफ्फरपुर बम कांड में एक्यूज थे। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली, लेकिन उनको फांसी की सजा दी गई। मैंने पढ़ाया है जब क्रांतिकारी आंदोलन, तो मैंने बताया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, he was born at Jiradeh in Siwan in 1884. He was the only president in India who completed his 2 consecutive tenure. He was the chairperson of Constitutional Assembly. He wrote India Divided. राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि पहले राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार रहे और वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष किसको? हाँ, और उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही वॉज नोन बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से कृष्ण सिंह को जाना जाता था। He was the first individual सत्याग्रही in 1940। ठीक है ना। ऐसे पूरे भारत में पूछेंगे कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था तो क्या जवाब देंगे? विनोबा भावे। पूछा जाएगा कि बिहार में कौन था पहला सत्याग्रही? During his tenure, Bihar was the first state where जमींदारी system was abolished। उन्हीं के शासन काल में पूरे भारत में बिहार ऐसा पहला राज्य था जहां पे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। उपाधि है। केसरी का मतलब उपाधि है। कोई आदमी लोक नायक कहा जाता है, लोगों का नेता, उसी तरह केसरी है। ये डिक्शनरी में देखना पड़ेगा एडजेक्ट क्या होगा। हम एडजेक्ट नहीं बता सकते, बस महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ही वॉज बोर्न इन पोईवाना विलेज। याद रखिएगा गांव का नाम, तभी लिखे हैं हम, ठीक है ना। पोईयावा नाम है उसका, औरंगाबाद का पोईयावा गांव है जहां पे अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म हुआ था। ही वॉज एक्टिव पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग इंडिगो मूवमेंट इन चंपारण। नील आंदोलन जब हुआ था चंपारण में
वहां पे ये काफी सक्रिय प्रतिभागी थे। और कौन कौन थे सक्रिय प्रतिभागी? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, ठीक है ना, बहुत आदमी थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है शीलभद्र याजी। ही वॉज द लीडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन बिहार एंड born at बख्तियारपुर in 1906। ये आ चुका है प्रीलिम्स में शीलभद्र याजी के बारे में। ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस का दल था उसके बिहार में नेता थे शीलभद्र याजी, और he had a lot of contribution in क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका बहुत अधिक योगदान था। ऐसे भी जानिए कि क्वेश्चन आएगा कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता कौन थे, तो शीलभद्र याजी। अब आइए प्रोफेसर अब्दुल बारी। He had contributed a lot in non-cooperation movement as well as civil disobedience movement. He was elected Deputy Speaker of Legislative Assembly during Dr. Krishna Singh government in 1937. He was murdered in 1947. ये जो थे इन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में बहुत ज्यादा योगदान दिया था और बहुत मान्य नेता थे, बिहार के एक्सेप्टेड लीडर थे। और ये पहले व्यक्ति हैं जो 1937 में कृष्ण सिंह की सरकार में विधानसभा के उपाध्यक्ष बने गए और 1937 में, और इनकी हत्या कर दी गई थी 1947 में। और इन्हीं के नाम पर एक पुल का नाम है, कहाँ है वो पुल? और मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया, क्यों किया गया बताएंगे आप? मर्डर किया गया था रेलवे यार्ड में वहीं, इसीलिए नाम। और जनसंघ के बहुत महानतम नेता थे। और संभवतः अब्दुल बारी की भी हत्या कोइलवर के पास ही की गई थी, ट्रेन में ही की गई थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे थे दिल्ली, पूरा कंफर्म नहीं है। अब देखिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ही वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। He was the first Indian who was made member of House of Lords and a governor of a state। ये पहले भारतीय थे जिनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटेन में मेंबरशिप दिया गया, सदस्यता प्रदान की गई और एक प्रांत के गवर्नर के तौर पर इनको मतलब सम्मानित किया गया। He was also a member of Privy Council। ये प्रीवी काउंसिल के भी सदस्य थे। He had great contribution for separation of Bihar from Bengal। बंगाल से बिहार के पृथक्करण में इनका बहुत महानतम योगदान माना जाता है। प्रीवी काउंसिल क्या होता है? है बताइए क्या है? यहाँ नहीं था, ब्रिटेन में था। जब किंग जो है उसी किसी मामले पर सलाह लेने के लिए अपने विश्वस्त लोगों को, कुछ 4-5 लोगों को, वैसे सदस्य निकाय को प्रीवी काउंसिल कहा जाता है, जबकि गूढ़ मसले पे राजा सलाह ले। तो इतना इनका सम्मान था सचिदानंद सिन्हा का। और इनकी इंग्लिश के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेज विंग से इंग्लिश सीखते थे, इतने स्टैंडर्ड इंग्लिश था इनका। क्या टर्म दिया जाता था? अंग्रेजीदा कहा जाता था इनको, ठीक ना, इससे दूसरे लोग सीखते थे। अगला ये राजकुमार शुक्ल। He was a former leader of Champaran। He was the main person who invited Gandhi जी in Champaran for indigo problem। राजकुमार शुक्ल चंपारण के कृषक नेता थे और यही मुख्य व्यक्ति थे गांधी जी को चंपारण बुलाने में और नील आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तिलका मांझी देखिए, तिलका मांझी कौन है? ये संथाल परिवार में 1750 में भागलपुर में इनका जन्म हुआ था और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ संघर्ष करने में ये सब इनको महारत हासिल था, बहुत अधिक इन्होंने संघर्ष किया था। अगला ये मौलाना मजरूल हक।
He was founder of Sadakat Ashram and he was founder chancellor of Bihar Vidyapeeth. He was called देश रत्न बाई महात्मा गांधी. जो मजरूल हक है ना, मैं आपको पढ़ाते समय बताया था, बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति थे और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे. और महात्मा गांधी ने मजरूल हक को देश रत्न कहा है. और महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी है? और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? और क्या कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने? महात्मा. ठीक है ना, ये याद रखिएगा. ठीक है, तो मौलाना मजरूल हक को देशरत्न कहा था महात्मा गांधी ने. और दिया गया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अब आइए विंध्यवासिनी देवी. शी वॉज पॉपुलर एज बिहार कोकिला. शी कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन फोक सॉन्ग्स फॉर इट्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. यानी विंध्यवासिनी देवी बिहार कोकिला की नाम से जानी जाती हैं और लोक संगीत में इनका महान योगदान है और लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में इनका महान योगदान. भारत कोकिला किसको कहा जाता है? अब आइए किसकी? विंध्यवासिनी देवी. कन्फर्म नहीं, किसी को किसी का बीबी कैसे बना दें हम? जब नहीं पूरा बढ़िया पता है तो किसी किसी के बीबी नहीं बना देना चाहिए. नहीं, हमको भी नहीं पता है ना, इसलिए कह रहे हैं. विंध्यवासिनी देवी किसकी बीबी थी याद नहीं हमको. एक क्वेश्चन आया भी था, जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? क्वेश्चन में आया था प्रीलिम्स में. अब आइए बिस्मिल्लाह खान. He was born at Dumrao in 1915. He was associated with Banaras Gharana. He was honored by Bharat Ratna in 2001. He was internationally recognized for Clarinet. Clarinet शहनाई के लिए कहा जाता. ठीक है, मतलब उनका जन्म 1915 में डुमराव में हुआ था और वो बनारस घराना से संबंधित. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. संगीत में वादन में घराना होता है, आगरा घराना, बनारस घराना. ठीक है, तो ये बनारस घराना बहे रहते भी थे बनारस में ही. डुमराव में इनका घर. इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में और शहनाई में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शहनाई वादक है. अब आइए भिखारी ठाकुर. He was known as Shakespeare of भोजपुरी. भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है. He composed विदेशिया राग which is very popular. भोजपुरी में इन्होंने एक नए राग का आविष्कार किया जिसको विदेशिया राग कहा जाता है, जो काफी लोकप्रिय हुआ. ईश्वरी प्रसाद, वो भी बिहार के थे. हाँ, he was a very famous craftsman of पटना. जिन्होंने पटना कलम को आगे बढ़ाया था, वो एक महान, एक बड़े प्रसिद्ध शिल्पकार थे पटना कलम के. He had expertise in craft on ivory. हाथी दांत पे शिल्प के उत्कीर्णन में वो उनको विशेषज्ञता हासिल थी. पंडित राम चतुर मल्लिक. He was famous ध्रुपद धमार singing and he was internationally recognized. पंडित राम चतुर मल्लिक बिहार के थे और ध्रुपद धमार गायन में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई. अब आइए पंडित चंद्रशेखर खान. He was a famous singer in ठुमरी सिंगिंग. ठुमरी जो गायन की शैली होती है उसमें पंडित चंद्रशेखर खान इंपॉर्टेंट. खत्म हो गया होगा, अब नहीं होगा, ठीक ना. इतना ही था. बाकी जो दो चार हो, गुरु गोविंद सिंह, वो आप ऐसे भी बना देंगे, समझे ना. ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. अब आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लिखवाते हैं. धाए धाए लिखिएगा, जरा भी धीमा मत लीजिएगा. ठीक है,
समझ रहे धाए धाए का मतलब ना? तब कहां से धाए धाए होगा, जब धीरे बोलबे करेंगे तो। लिखिए, पहले तो याद कर लीजिए क्या लिखवाना। लिखिए, देखिए बराबर पहाड़ी पर, बराबर पहाड़ी पे अभी पन्ना सीधा हो रहा है। पहले उनको पन्ना सीधा कर लीजिए, करे रुकिए सर। लिख लिए, मतलब स्टार्ट करें। बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं, 4 केव्स ऑन बराबर। अब हिंदी कर लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश जो हुई है। और नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं। गिरने दीजिए उसको, नया खरीद लीजिएगा लेकिन उठाइएगा मत। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, सुदामा गुफा, सुदामा केव, कॉमा, कर्ण चौपर। नहीं लिखने आएगा तो बोलिएगा, लिख देंगे बोर्ड पर हम। सुदामा गुफा, कॉमा, कर्ण चोपड़। लिख लीजिएगा ना, कर्ण चोपड़। अगला लिखिए, लोमस ऋषि की गुफा। लिख रहे हैं यहाँ पे। मेरी गुफा नहीं होगी, कभी होगी तो। दिख रहा है ना? वो नहीं, वो तो है ठीक है, वैसे भी दिख ही रहा था। स्पीड आप लोग बात कर रहे हो तो कम हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, लिखिए, पहले सुदामा गुफा हो गया, दूसरा हो गया क्या, लोमस ऋषि की गुफा, और चौथी गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी। चौथी गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी, ठीक ना? इसमें ये लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट कि लोमस ऋषि की गुफा अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित। ये लिखवाने का कारण जानते हैं क्या है ना? कारण क्या है पता है लिखवाने का ना? ये जो 4 गुफा है बराबर पहाड़ी पे, इसके 3 का निर्माता अशोक है, एक जो है वो है दशरथ। ये इसीलिए लिखवाए हैं। देखिए पाटलिपुत्र का उत्खनन, पाटलिपुत्र का उत्खनन 1912-16 के बीच स्पूनर एवं बैडले, लिख रहे हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है बैडले, बैडले अलग अलग है, स्पूनर अलग आदमी है, बैडले अलग आदमी। स्पूनर एवं बैडले द्वारा कराया गया। अगला लिखिएगा, कितना अगर हो गया होगा तो, पाटलिपुत्र को की स्थापना अजातशत्रु
और राजधानी बनाया उदयन ने। अगला पॉइंट, जावा समझते हैं? जावा एक कंट्री है, पहले अब उसका नाम बदल गया है। साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जहाँ पे जावा सुमात्रा है। देखिए, जावा के शासक बाल पुत्र देव ने देवपाल से अनुमति मांगकर नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया, ठीक है ना। अगला पॉइंट, बख्तियार खान का मकबरा। चैनपुर, ब्रैकेट में भभुआ लिखिएगा, चैनपुर ब्रैकेट में भभुआ, भभुआ रोहतास में है, ठीक है ना। भभुआ जिला ही है, रोहतास में क्या है, रोहतास के बगल में। चैनपुर भभुआ में है। पूछा जाएगा कि बख्तियार खान कौन था, तो क्या बताएंगे आप? चैनपुर भभुआ में है। यह शेर शाह का दरबारी था। अगला पॉइंट, मधुबनी पेंटिंग को महिलाओं की पेंटिंग कहा जाता है। नीचे लिख लीजिए, पटना कलम को पुरुषों की पेंटिंग कहा जाता है, पुरुषों की चित्रकला शैली। अगला लिखिए, क्वेश्चन है जो हम लिखवा रहे, लाइन ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अफगान शैली एक मिनट रुक जाइएगा, अफगान शैली लिखवाए हम, मतलब किस चीज का शैली? स्थापत्य का। हाँ, सासाराम। अफगान स्थापत्य माने अफगान आर्किटेक्चर का एक्सेलेंट एग्जाम्पल जो है सासाराम का मकबरा है। किसका मकबरा है सासाराम में? शेर शाह। ये लिख रहा है, अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शेर शाह का मकबरा है। बिहार के बारे में कह रहे हैं, बिहार में पूछा जाएगा तो अब आप इसी में लिख लीजिए, बिहार में मुगल शैली का एक्सेलेंट उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहीं पे याद कर लीजिए। कौन सा इमारत बताइएगा? पूछा जाएगा बिहार में मुगल स्थापत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? इसलिए मनेर का शाह दौलत का मकबरा, मनेर का शाह दौलत का मकबरा। अगला लिखिए, राग समझ रहे हैं ना, गाने का जो राग होता है, राग राग। अगला क्वेश्चन है ये, लिखिए, नचानी एवं लगनी राग, नचानी एवं लगनी राग इसको क्या कहते हैं? आविष्कार भी नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने ही, एक आदमी ने बिहार में लोकप्रिय, वही आदमी है विद्यापति ने, ठीक है ना। लेकिन आविष्कार कोई समान थोड़ी का आविष्कार लिखिएगा। हाँ, प्रतिपादन ही लिख लीजिए, जनक लिखिए। नचानी और
लगनी राग के जनक विद्यापति। नीचे कॉमा दे दीजिएगा। फाग गीत के जनक, फाग 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 फागुन से बनता है फाग गीत। नवल किशोर सिंह। पूछा जाएगा बिहार में फाग गीतों की रचना या जनक कौन था, तो नवल किशोर सिंह। बिहार में उर्दू को राजभाषा कब बनाया गया है? हाँ, उर्दू राजभाषा बना है 1984। लिखना है तो लिखिए, तो याद रखिए। अगला लिखिए। बिहार के सदल मिश्र, सदल मिश्र पहले अध्यापक या टीचर हैं जिन्हें, पहले टीचर है, टीचर में समझ रहे हैं, पढ़ाने वाला, जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, कलकत्ता में है ये, देशी भाषा में पुस्तक तैयार करने के लिए चुना गया। इससे संबंधित एक प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, क्यों की थी? लॉर्ड बेलेजली ने की थी 1800 ईस्वी में। विलियम जोन्स ने एक संस्था की स्थापना की थी, रॉयल सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी भारत में। अंग्रेज जो गवर्नमेंट ये थे, और उस कॉलेज की स्थापना से जितने भी कलेक्टर होते थे अंग्रेज, उनको वहां पर शिक्षित किया जाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। अगला लिखिए। मगधी भाषा का कवि, मगधी है, मैथिली नहीं है, मगधी भाषा का कवि ईशान को माना जाता है। ईशान नाम क्या है? ईशान। जबकि सुरेश दुबे को मगधी भाषा का शैली कहा जाता है। शैली समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी साहित्यकार था। सुरेश दुबे को हाँ, मगधी भाषा का शैली कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा ध्यान से एकदम। आधुनिक काल में मगधी भाषा का विकास, आधुनिक काल में मगधी भाषा का विकास लक्ष्मी नारायण पाठक के द्वारा किया गया। अगला लिखिए। लक्ष्मी नारायण पाठक, एलन पाठक भी लिख सकते हैं आप। आदमी है, अरे वो आदमी वो है, मतलब आदमी ने किया था। ने किया था भाई, अपने से भी लिख, समझो कुछ किए होंगे तभी लिखवा रहे हैं। क्या लिखवाया लक्ष्मी नारायण पाठक के बारे में? जब भी पूछा जाएगा आधुनिक काल में मगधी भाषा किसके प्रयासों से विकसित हुई, सवाल आएगा तो क्या कहेंगे आप? लक्ष्मी नारायण पाठक। और मगधी भाषा का शैली किसको कहा जाता है? सुरेश दुबे। और मगधी भाषा का कवि कौन है? ईशान। अब लिखिए। भोजपुरी भाषा का विकास, भोजपुरी भाषा का विकास 17वीं शताब्दी में
धरती दास एवं दरिया दास, धरती दास एवं दरिया दास के द्वारा किया गया। धरती दास एक आदमी थे और दूसरे आदमी थे दरिया दास के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, भोजपुरी भाषा को नवीन रूपरेखा, भोजपुरी भाषा को नवीन रूपरेखा भिखारी ठाकुर ने दी, जिनकी रचना नाम है, वो मांगने वाला नहीं, भिखारी ठाकुर ने की, जिनकी रचना विदेशिया है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में विदेशिया लिखना है। अगला क्वेश्चन, मैथिली भाषा की पहली रचना वर्ण रत्नाकर, लिख दें कि लिख लीजिएगा, यही वर्ण रत्नाकर लिख के साइड में लेखक का नाम लिखिए, वर्ण रत्नाकर ब्रैकेट में या कहीं लिख लीजिए, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला क्वेश्चन लिखिए, अंगिका भाषा की एक लिपि है, अंगिका भाषा भी बिहार में बोला, हाँ, अंगिका भाषा की एक लिपि है, अंगिका भाषा की एक लिपि है जिसमें 6ठी शताब्दी में 6th बौद्ध धर्म की पुस्तक ललित विस्तर की रचना की गई। ललित विस्तर जो पुस्तक है ना, वो अंगिका भाषा में लिखा हुआ है कि एक पुस्तक ललित विस्तर की रचना की गई, ललित विस्तर की रचना की गई। अगला पॉइंट, उर्दू में बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, फर्स्ट लिटरेचर ऑन द हिस्ट्री ऑफ बिहार इन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा में पहला जो बिहार का इतिहास लिखा गया है उसका नाम क्या है? नक्शे पायदार, नक्शे पायदार। राइटर का नाम लिखिए, मोहम्मद शाह अजीमाबादी, मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अब अगला लिखिए पॉइंट, इसको याद भी होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन वो बताइए तो, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल में लिखिए, मत याद है तो छोड़ दीजिए। ये बताइए कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का क्या नंबर है भारत में? हाँ, 12th है। नहीं याद है तो लिख लीजिए क्षेत्र। और जनसंख्या में क्या स्थान है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? और बिहार में सबसे औसत उच्च तापमान किस शहर का होता है? बिहार में लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? और सबसे अधिक लिटरेसी रेट
साक्षरता। बिहार का वैसा शहर बताइए जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। और कौन है? बस एकमात्र पटना ही है, वहीं का 10 लाख से ज्यादा नहीं। और बताइए बिहार में सबसे कम आर्द्रता किस महीने में होता है? ह्यूमिडिटी? अप्रैल में। अप्रैल। और बताइए आपकी सोमेश्वर दून यानी सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून को कौन सा बॉर्डर अलग करता है? रिवर है वो। हरहा नदी। हरहा नदी डिवीजन करता है सोमेश्वर पहाड़ी में और रामनगर पहाड़ी। ठीक है, पढ़ना बताए थे ना, ज्योग्राफी उस दिन पढ़ाए थे ना। और बताइए कि बिहार में मक्का का घर किसको कहा जाता है? मक्का मतलब जो भुट्टा ठेला पर बेचता है। नींबू रगड़ दीजिएगा तब नमक लगाइएगा तो बहुत मजा आता है खाने में। वही मक्का का घर कहाँ किसको कहा जाता है बिहार में? बेगूसराय। मक्का का घर है। जूट में बिहार में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? हाँ, पूर्णिया। आप लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं, लिख दीजिएगा मक्का का घर बेगूसराय। हम थोड़ी वहां आएंगे OMR सीट पे। लिख दीजिए मक्का का घर, पूछा जा सकता है। बेगूसराय। और जूट में हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है, जूट का सबसे अधिक उत्पादन पूर्णिया में होता है। खेसारी समझ रहे हैं? गायक नहीं, गायक नहीं। किस खेसारी गायक पाबंदी कहाँ लगा हुआ है? नया गाना आ रहा है दशहरा मुस्कान। हाँ हाँ, वो लकवा मारता है खाने से। हर समय आता नहीं उसका गाना, एक आध महीने पे। हमको लगा कि बोल रहे प्रतिबंध लगा दिए। वो लकवा का एक मतलब कारण माना जाता है खेसारी, जो दाल खाता है लोग। तो सबसे अधिक खेसारी के कहाँ उत्पादन होता है बताइए? बिहार में। और झूठा बात भी ऐसा नहीं है, बहुत लोग खाते हैं। पटना में। आलू में सबसे अधिक कौन डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट प्रोड्यूस करते हैं आलू? हम्म, दोनों एक वेलेंट है, पटना नालंदा दोनों। ठीक है। किस मिनरल में भारत में बिहार नंबर 1 पोजीशन रखता है? पाइराइट्स। और भारतीय चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? हाँ, चर्म मतलब चमड़ा। बिहार में कानपुर है। हाँ। और बिहार का नहीं, भारत का सबसे अधिक चमड़ा उद्योग कहाँ केंद्रित है? कानपुर में। अच्छा ये बताइए, भारत में सूती वस्त्र का सबसे अधिक, सीवान भारत में पूछ रहे हैं कहाँ पे मिल ज्यादा है उसका, और प्रोडक्शन भी होता है उसका, प्रोडक्शन गुजरात में कहाँ होता है? अहमदाबाद। और बिहार में एक चीज मिलता है, बल सुंदरी, क्या है वो? उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है ज्यादा? चूना का प्रधानता ज्यादा होता है। और आम और लीची, नहीं नहीं, केला और लीची उसी में ज्यादा होता है, बलसुंदरी मिट्टी में। और बलसुंदरी क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है। अच्छा ये बताइए बलथर मिट्टी कहाँ मिलता है?
नहीं, जगह का नाम बताना है। गए तरफ मिलता है लेकिन कहाँ से कहाँ। कैमूर के पठार से लेके राजमहल की पहाड़ी तक उसमें कंकड़ की प्रधानता ज्यादा ज्यादा होती। ज्योग्राफी ऐसे पढ़े आप लोग, ऐसे ज्योग्राफी भारत का, भारत मतलब पढ़े। जायद फसल क्या होता है? क्या बोले? नहीं, क्या है वो, नकदी है कि क्या है? तो ठीक है, लेकिन फसल के प्रकार बताइए तो फसल करें। हाँ, तीसरा जायद फसल होता है। जायद फसल क्या होता है? एक लाइन में इसका आंसर है रबी और खरीफ की बीच की अवधि में जो बोया जाए वो जायद फसल है। आप नकदी फसल इसलिए कहते हैं कि उस समय तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब बेचा जाता है, लेकिन उसका परिभाषा ये नहीं, मतलब है कि मार्च से अप्रैल या मई तक जो बोया जाए, उपजाया जाए, वो जायद फसल है। ये बताइए कि भारत का, बिहार का मुख्य खाद्यान्न क्या है? पूछा जाएगा कि बिहार का मुख्य खाद्य चावल। दूसरा नंबर पर गेहूं, ठीक है ना। और मोटे अनाज में भी बिहार में उत्पादन होता है, ज्वार, बाजरा। केला का उत्पादन कहाँ पे होता है तो आप जानते होंगे। ये तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, पूछ के बेवकूफ़ी किया। बहुत इजी सवाल था ये। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अच्छा, अभी नहीं है वो, पहले था। स्कूटर निर्माण केंद्र कहाँ था? अभी नहीं है वो, स्कूटर कारखाना था, पचुआ में था। ये बताइए कि अभी हम 5 मिनट पहले बताए, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हरहा नदी कहाँ बहती है, तो क्या जवाब देंगे? हाँ वो ठीक है, लेकिन हम अभी बताए ना, अभी हम 2 मिनट पहले, और रामनगर दून के बीच में, ठीक है। अच्छा, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? कितना लंबाई ऊंचाई है? 874 मीटर। 874 मीटर। नहीं, 874 कंफर्म। नहीं तो पहले किसको कहा जाता था, जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था तो पहले सर्वोच्च चोटी किसको, ये भी पूछा जा सकता सवाल, किसको कहा जाता था? पारसनाथ, ठीक है ना। वो झारखंड बिहार में सबसे ऊंचा था। पारसनाथ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पारसनाथ नाम क्यों हुआ है? पार्श्वनाथ के चाल, पार्श्वनाथ जो थे ना उन्हीं के, हाँ 23वें थे ना। और जैन धर्म के प्रारंभ किसने किया था? और वैदिक ग्रंथ में किस जैन तीर्थंकर की चर्चा है? अरिष्ट नेमी। दुर्गा पूजा, दुर्गा जी की पूजा का पहला उल्लेख भारत में कहाँ हुआ है? किताब बंगाल थोड़ी होता है, बंगाल किताब है। बताइए, आ भी रहा है दुर्गा पूजा मार्कंडे पुराण में, ऐसा माना जाता है। हम आपको पढ़ाने के लिए बता रही है, लेकिन जाकर कहीं सार्वजनिक जगह में बोलिए सर ऐसा कह रहे थे। दुर्गा जी भारत का जो मुख्य संस्कृति है उसकी देवी नहीं थी। ये आदिवासी जनजातीय लोगों में जो जंगली एरिया में रहते थे उनमें पूजित पूजी जाने वाली एक देवी थी। लेकिन भारत में हमेशा से समावेशीकरण की एक संस्कृति रही है, तो जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके देवी को भी अपने देवी मंडल में शामिल करके दुर्गा जी की पूजा, ठीक है। बस यहीं तक बात रहिएगा, जा कहीं भूलिएगा मत, नहीं तो आजकल चंदा भी मांग रहा है सब, आपको विरोधी करने लगे। नहीं, वो बात कहा जा रहा है कि इसको सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन यही ऐतिहासिक सत्य है, ठीक है। ये मुख्य देवी के समूह में नहीं, सब उठा के देखिए हिस्ट्री।
शिव जी का लेकिन वैदिक काल में उल्लेख है ना, दुर्गा जी का कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने किताब की बात बताई है। जनजातियों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उनके देवी को अपने पूजा के ये में शामिल कर लिया। ठीक है, यही मतलब तथ्य जो है फैक्ट है, सही है। बहुत लोग रामायण महाभारत की भी सत्यता पर इतिहास के अंतर्गत शंका व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक नहीं माना जाता रामायण महाभारत, लेकिन ये सब सार्वजनिक जगह पर नहीं कहना चाहिए। कहने का तात्पर्य लोग आपकी बात को नहीं माने और आपको नास्तिक कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, क्या लिखवा रहे थे बताइए हमको, लास्ट पॉइंट किसका किसका प्रोडक्शन लिखवा रहे थे? चलो, बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वो कितना % है बिहार का, बताइए। नहीं नहीं, बिहार का परसेंटेज बताना है। बिहार का मैदानी क्षेत्र समझ रहे कौन है? गंगा नदी के उत्तर और गंगा नदी के दक्षिण, वो है बिहार का मैदानी क्षेत्र। वो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? लिख लीजिए, बिहार का मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल पूर्व बिहार के क्षेत्रफल का 77% है। 77%, 77 लगभग 77520 77520 वर्ग किलोमीटर। 77520 77520 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी लिख लीजिए उत्तर बिहार का मैदान का ज्यादा है, ठीक ना, 56,980 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखिए, ठीक है ना। देखिए, बिहार के SGDP में, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का क्या योगदान है? SGDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल क्षेत्र का क्या योगदान है? क्या जवाब देंगे इसको? 16%। ठीक है, अगला लिखिए, बिहार का लिटरेसी रेट क्या है? 61.8। अगला पॉइंट, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर और राष्ट्रीय क्या है? और बिहार जनसंख्या संबंधी आंकड़ों में किस में सबसे टॉप पर है? भारत में सबसे टॉप ना जनसंख्या में होता है घनत्व में, और बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पे है और सबसे कम? अच्छा, ये बताइए, ये पता होगा आपको कि किस फसल में कौन सा स्थान है भारत में, बिहार का? लिख लीजिएगा, क्या फसल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में? देखिए, फसल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में, फसल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में एकदम करेक्ट। अब इससे ज्यादा कैसे बदलेगा? नहीं, आप जाके चेक कीजिएगा, आज ही जाके चेक कीजिएगा तो बदला है कि नहीं बदला, बताइएगा। हमको नहीं लगता कि बदलेगा ही। लिख लीजिए, लेकिन अगर बदल गया तो आप बताइए कि हाँ सर आपने जो लिखवाया वो गलत है। लिखिए, चना लिखिए, चना में क्या स्थान है? चना समझ रहे हैं ना, खाने वाला, 6th पोजीशन है। थोड़ा अच्छा किए आप याद पढ़ा दिए, थोड़ा चेक भी कर लीजिएगा जाके, गलत मान लीजिए हो जाए तो। और गन्ना में क्या पोजीशन है? 9th। लाल मिर्चा में क्या पोजीशन है? लाल मिर्चा समझ रहे हैं ना, दूसरा स्थान है। मक्का में
दूसरा स्थान। तिलहन में तेल जो होता है सरसों राई 7th 7वां स्थान। गेहूं में 6ठा स्थान। और चावल में 5वां स्थान। अगला पॉइंट लिखिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना, बरौनी ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से की गई? हाँ, रूस के सहयोग। अच्छा ये बताइए, हाईएस्ट पॉपुलेशन बताना है, सबसे अधिक पॉपुलेशन बिहार में किसका है जिला का? नहीं, सीहोर पटना। उसके बाद किसका है? मोतिहारी जिला कहाँ है? और उसके बाद पूर्वी चंपारण के बाद किसका है? हाँ, ये लिख लीजिएगा ऐसे करके, पूर्वी चंपारण के बाद सीधे मुजफ्फरपुर। और सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? उसके बाद बताना है, आगे दो जरूरी है जानना, किशनगंज, उसके बाद अररिया। आगे का दो जानना बहुत जरूरी, एक ही जैसे मधेपुरा जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, आगे का दो जानना बहुत जरूरी है। अब ये बताइए, पूरे भारत में बिहार का क्षेत्रफल क्या %? क्षेत्रफल पूरे देश में बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 2.86। और बताइए, और बिहार में न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? पूर्णिया। और हाईएस्ट? रोहतास। अभी हम जो लिखवाए हैं, पूछा जाएगा कि उर्दू में बिहार का पहला इतिहास, बिहार के इतिहास पर उर्दू में पहला ग्रंथ कौन सा है, तो क्या जवाब देगा? कौन है उसका लेखक? और उर्दू का पहला अखबार कौन सा है, ये भी पूछना था हमको, इसीलिए पूछे हैं। हाँ वही बताइए, कौन था उर्दू का पहला अखबार? बताइए बताइए। नूरुल अनवार। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आरा से। अब बताइए कि बिहार में कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी रहा था? दोस्तों कल भी बताए थे, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। और बिहार में एनी बेसेंट का आगमन पढ़ाए थे हम, कब हुआ था? 1916 में आगमन हुआ, 18 जुलाई और 25 जुलाई को आई थी, ठीक है ना। तो उस समय वो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के आवास पर गई थी, उन्होंने एक लाइब्रेरी खोला था, ठीक है। पूछ दिया जाएगा कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बाबाजी ठाकुरदास। बिहार में मदरलैंड अखबार का प्रकाशन कौन करता था? मजरूल हक। और बिहार में कौन अखबार है पहला बिहार का हिंदी में? वो साप्ताहिक था। लेकिन पूछा जाएगा कि दैनिक अखबार कौन था? डेली जो न्यूज़पेपर आता है वैसा सर्व हितैषी। और इंग्लिश का पहला अखबार द बिहार हेराल्ड। टाइम बताइए क्या हो रहा है, देखिए तो
ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 11:15 नहीं है, आप 10 मिनट बढ़ा के बता रहे हो। आप वकालत कर रही हैं क्या?